नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचार निशुल्क क्लासेस और आपकी प्रसाद पंत वाली क्लासेस की। तो आज की शुरुआत बड़े जोश और उत्साह के साथ करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। क्योंकि रीट में जो फिलहाल जो है असमंजस की स्थिति चल रही है, जिसमें कुछ घबराहट हो रही है, जिनके अच्छे नंबर हैं वो सोच रहे हैं कि मेहनत की पता नहीं क्या होगा। मैं कहता हूँ कर्म किए जा फल की इच्छा, जो बीत गया उसे भूल जाइए और जो भी संघर्ष जो भी समस्याएं आ रही है उनसे टकराना चाहिए। कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक न सांस टूटे जिए जाना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक न सांस टूटे जिए जाना चाहिए। यूं तो कदम कदम पे मिलती रहेंगी दीवारें, यूं तो कदम कदम पे मिलती रहेंगी दीवारें। अगर अगर कोई न हो टकराने को तो खुद से ही उलझ जाना चाहिए। मगर जब तक सांस न टूटे टकराना चाहिए, जिए जाना चाहिए। बिल्कुल, हम जब तक सफल न हो जाएं तब तक हमारा ये सफर जो है वो रुकना नहीं चाहिए। बस एक बात दिमाग में बिठा लो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। मैं झुकेगा नहीं, है ना, जो अभी एक लेटेस्ट डायलॉग चल रहा है, मैं झुकेगा नहीं साला, है ना। मैं झुकेगा नहीं, मैं हार नहीं मानेगा, चाहे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार। आपने सूरदास की झोंपड़ी पढ़ा होगा, 12th में लगता है अंतराल में, है ना। तो जो भी किताबें कर रहे हैं 9 से 12 उनको पता है सूरदास की झोंपड़ी लगता है। सूरदास की झोंपड़ी की अंतिम लाइन है कि जो अगर कोई 100 बार तुम्हारी झोंपड़ी को जला दे तो वो कहता है जो 100 बार जला दे तो हम 100 बार बनाएंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। मैं झुकेगा नहीं साला, है ना, मैं झुकेगा नहीं, मैं हार नहीं मानेगा। बिल्कुल यही जोश और उत्साह के साथ आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो प्रगतिवाद की। कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो है सर आपने छायावाद में समष्टि व्यक्ति धारा जो नहीं करवाई, उसमें सिर्फ एक उपेंद्रनाथ अश्क जो हैं वो इंपॉर्टेंट कवि हैं। उपेंद्रनाथ अश्क जो है वो एक इंपॉर्टेंट है, तो वो इतने खास नहीं है, एक ही कवि था, तो मैंने उसे सोचा, मैंने कहा एक कवि के लिए पूरी क्लास खराब करना उचित नहीं है। तो आज हम शानदार पंक्तियों के साथ जो है वो शुरुआत करने जा रहे हैं और प्रगतिवाद की। प्रगतिवाद बहुत अच्छी शुरुआत देता हूं और यहां से मेरा मानना एक प्रश्न पक्का मिलेगा फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रगतिवाद है क्या। सबसे पहले प्रगतिवाद की बात करते हैं। प्रगतिवाद क्या है? देखिए, जो राजनीति में मार्क्सवाद है वही साहित्य में प्रगतिवाद है। जो राजनीति में मार्क्सवाद है वही साहित्य में क्या है? प्रगतिवाद है। जैसा कि मैं हर क्लास में बताता हूं कि किसी वाद का उदय जो पूर्व चल रहा वाद होता है उसके विरोध में होता है ना। जैसे भारतेंदु के विरोध में द्विवेदी आया, बल्कि भारतेंदु को तो और ज्यादा बढ़ाने के लिए द्विवेदी आया था, लेकिन द्विवेदी युग के विरोध में उत्पन्न हुआ छायावाद। और महावीर प्रसाद द्विवेदी छायावाद के सबसे बड़े विरोधी थे, जबकि नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के सबसे बड़े समर्थक थे। छायावाद के विरोध में उदय हुआ प्रगतिवाद का। तो प्रगतिवाद क्या था? क्योंकि छायावाद में उनमें क्या थी, व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य लिखते थे। वो कैसा काव्य लिखते थे? व्यक्ति चेतना प्रधान, वो अपने में डूबे रहते थे। लेकिन अब प्रगतिवाद चाहता था नहीं, केवल अपने नहीं पूरे समाज को साथ लेकर चला जाए। तो एक विरोध में उत्पन्न हुआ जिसका नाम था प्रगतिवाद। देखिए, इस प्रगतिवाद में हम ये बात पढ़ने से पहले हम यहां पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले कि प्रगतिवाद जो है वो उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है ना। प्रगतिवाद जो है वो उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है। ये बात कहते हैं पंत, कहते हैं। क्या कहते हैं? पंत कहते हैं कि प्रगतिवाद जो है वो उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है। बिल्कुल ये बात हम कह सकते हैं कि उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है। ये परिभाषा पंत। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सी किताबें ऐसी है जहां पर यहां ये परिभाषा पंत की नहीं दे रखी है, बल्कि नंद दुलारे वाजपेयी की दे रखी है। मैं किताबों का नाम नहीं लेना चाहता, बल्कि नंद दुलारे वाजपेयी की दे रखी है, जबकि गलत है। तो सर आपके पास ऑथेंटिक आधार क्या है? तो डॉक्टर विवेक शंकर जी की, आदरणीय विवेक शंकर जी की जो किताब है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। ये परिभाषा पंत की है। और आपको यह भी जानकर पता होगा कि इसके जो प्रवर्तक हैं, इसके प्रवर्तक पंत और निराला दोनों कहे जाते हैं। इनके प्रवर्तक जो है पंत और निराला दोनों कहे जाते हैं। लेकिन सर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हमें पंत को राइट मानना है, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रगतिवाद काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि कौन है? तो वो है नागार्जुन। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, फिर थोड़ा बोर्ड थोड़ा गंदा हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहे
तो बिल्कुल ले सकता है, ठीक है, फिर मैं समझा दूंगा। ओके, देखिए, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। इसको हिंदी में, हिंदी प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जो हैं वो नागार्जुन कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? नागार्जुन। इस प्रगतिवाद में जो साहित्य रचा गया, जो कविताएं रची गई, जो कविताएं लिखी गई, उनमें उनका मुख्य विषय था मजदूर वर्ग, दलित वर्ग और कृषक वर्ग की जो समस्याएं थी, जो यथार्थ में जो समस्याएं ये देखते थे, उन समस्याओं को काव्य का विषय बनाया गया, है ना। कल्पनाएं अब काव्य का विषय नहीं थी, बल्कि मजदूर, दलित और कृषक वर्ग की पीड़ाओं को काव्य का विषय बनाया गया था। इस प्रगतिवाद को सामाजिक यथार्थवाद भी कहा जाता है। सामाजिक रूप से यथार्थ, जो यथार्थ में जो समस्याएं ये देखते थे, उन समाज में जो यथार्थ में समस्याएं देखने को मिलती थी, उन्हीं समस्याओं को ये काव्य का विषय बनाते थे, है ना। उस समय एक पत्र निकलता था रूपाब, जो 1938 इसका सन है, 1938। रूपाब जो है, रूपाब पत्र 1938 सुमित्रा नंदन पंत, है ना। रूपाब पत्र 1938 सुमित्रा नंदन पंत, इसे प्रगतिशील विचारधारा का पत्र कहा जाता है। प्रगतिशील विचारधारा, प्रगतिशील विचारधारा का पत्र कहा जाता है। मैं इसको यूं कह सकता हूं कि यह प्रगतिवाद का समर्थक पत्र था, प्रगतिवाद का समर्थन करने वाला पत्र था। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रगतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग, प्रगतिवाद जो शब्द है, प्रगतिवाद जो शब्द है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए, 1942 में मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद एक दृष्टि नाम से निबंध लिखा और इसी में इन्होंने सर्वप्रथम प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किया था। और इन्होंने प्रगतिवाद के सैनिक रूप का, प्रगतिवाद के सैनिक रूप का वर्णन किया था। तो सबसे पहले प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद एक दृष्टि के रूप में इसका प्रयोग किया था, है ना। देखिए, बहुत ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, ये बड़ी काम की चीजें हैं। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर विस्तार से बताओ, विस्तार। अरे विस्तार, आपको क्या पता विस्तार क्या चीज है? विस्तार कुछ नहीं है। विस्तार तो साहित्य का इतना विस्तार है जहां आप जा ही नहीं सकते। और अगर कोई कहता है सर मैंने साहित्य बहुत विस्तार से पढ़ा है, तो मैं उससे पूछता हूं, कुछ प्रश्न देखते हैं वो उसका जवाब दे देता है कि नहीं दे सकता, क्योंकि साहित्य को अथाह सागर है, साहित्य अथाह सागर है। हमें वो चीज पढ़नी है जो एग्जाम में आने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर भी, और आपको फिर भी विस्तृत क्लासेस चाहिए कि सर आपकी क्लासेस जो हैं वो हमें विस्तृत से और विस्तार से चाहिए, तो उसके लिए देखो आपको फिर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। और बाकी मैं समझता हूं कि सेकंड ग्रेड की दृष्टि से और फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट एक नियमितता बनाए रखने के लिए क्लासेस काफी है। और पेड कोर्स जो ऑफलाइन क्लासेस मार्गदर्शन चलता है वो चलता रहता है, लेकिन जरूरतमंद छात्र ऐसे भी हैं संसार में जो कोर्स परचेज करने के लिए, चाहे किसी भी कोचिंग सेंटर से हो, परचेज करने के लिए सक्षम नहीं है। तो ऐसे छात्रों के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ता है। बहुत से लोग आगे आ भी रहे हैं और उनका विरोध भी जारी है। तो भले ही वो जारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो पुण्य काम करने में कोई मतलब कितना भी विरोध हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। आपको नियमितता मिलती रहे, इसके लिए मैं बीच बीच में कई बार बंक हो जाता, जैसे कल की क्लास बंक हुई, फिर भी आपको रेगुलर क्लासेस में देता रहूंगा। और फिर भी सूचना के लिए आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, है ना। तो 42 में मुक्तिबोध ने सर्वप्रथम प्रगतिवाद एक दृष्टि नाम से निबंध लिखा, जिसमें उनका सैनिक रूप का वर्णन किया गया था। भारतीय प्रगतिशील, अब हम ये प्रगतिवाद में कैसे प्रवेश करते हैं, कहां से ये प्रगतिशील लेखक संघ बना, वहां की चर्चा करते हैं। देखिए, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ 1935 में स्थापित हुआ था। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ नाम से एक संघ बना जो 1935 में लंदन में बना था। और ये किनके प्रयासों से बना था? मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयासों से भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1935 में लंदन में। लेकिन यही प्रगतिवाद, यही प्रगति, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, वो उसकी अध्यक्षता की थी 1936 में प्रेमचंद ने, और 1936 में ही प्रेमचंद जी का निधन भी हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो 1936 में हुआ था और मुंशी प्रेमचंद ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि केवल मनोरंजन ही साहित्य का कर्म नहीं होना चाहिए। और इसमें एक घोषणा पत्र छपा प्रगतिवादियों का। उस घोषणा पत्र का जो सार था, वो सार कहां छपा था? हंस पत्रिका में छपा था। यानी हम ये कह सकते हैं कि रूपाब के बाद अगर कोई समर्थित पत्र था तो वो हंस भी है ना। तो ये बात हो गई। इसके अलावा एक परिभाषा हमने यहां छोड़ दी,
प्रगतिवाद जो है वो साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है। प्रगतिवाद जो है वो साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है। यह परिभाषा किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि भाई जो प्रगतिवाद है वो साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है। साम्यवाद का पोषक और पूंजीवाद का शत्रु है ना? तो यह परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए फर्स्ट ग्रेड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से साथियों बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको ये याद रहनी चाहिए। एक तो ये और एक ये प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है ना? तो ये परिभाषा किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है। देखो दोस्तों बहुत जल्द अब प्रगतिवाद में हम प्रवेश कर चुके हैं और सर्दियां भी कम हो चुकी है, तो अब कभी कभार एक आध गैप आएगा, बाकी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। आपके लिए टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है वीडियो को यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। विद इन 10 डेज जैसे मैंने बोला था, अब अंतिम प्रयास में चल रहा हूं मैं और आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। हिंदी पॉइंट ऐप पर स्टार्ट की जाएगी आपकी टेस्ट सीरीज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां से आप जो है वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी लॉन्च नहीं की गई है टेस्ट सीरीज, बहुत जल्द लॉन्च की जाएगी, जिसकी सूचना आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और जिसकी सूचना टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी। क्लियर बात है? देखो अपना ये सिद्धांत है कि मैं हर स्टूडेंट से बात भी करता हूं ताकि उनकी कोई समस्या हो तो चर्चा भी करते हैं। तो आप कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप पर मुझे निजी रूप से भेज सकते हैं, मैं समस्या देखते हुए आपका समस्या का समाधान भी कर दूंगा। और कोर्स जो है वो जो भी मैटर है वो इंपॉर्टेंट मैटर मैं आपको यूट्यूब पे भी करवाता रहूंगा। लेकिन अब कोई चाहता है एकदम पूरा सर विस्तृत क्लासेस चाहिए, सब की सब हमें पूरी एक एक चीज बताओ, तो देखो इतना समय यूट्यूब पे नहीं मिलता है। तो फिर आपको जो है कि तो आप जो क्या कहते हैं कि अगर ऑफलाइन आ सकते हैं तो ऑफलाइन मार्गदर्शन के लिए आप आ सकते हैं, और वरना आपको कोर्स जो है वो ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने कोर्स बेच रहा हूँ। कई बार क्या है आरोप लगा देते हैं स्टूडेंट, तो ऐसे हैं कि कमेंट उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं सब कुछ जाने बिना। ये जो क्लासेस दे रहा हूँ सेकंड ग्रेड की दृष्टि से मेरा मानना है कि सर इसमें प्रश्न नहीं आया तो वो कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि हम आरपीएससी के पैटर्न को अनुसार तैयारी करवा सकते हैं, लेकिन क्या कोई गारंटी दे सकता है कि उसमें यही प्रश्न आएंगे, है ना? लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं वो एकदम सिलेक्टेड मैटर है, जो एग्जाम की दृष्टि से वीआईपी इंपॉर्टेंट मैटर है। वीआईपी नहीं कहूंगा, उसे क्या कहूंगा? इंपॉर्टेंट मैटर कहूंगा। तो बढ़िया चीजें हैं और आप भी पढ़ने वाले साथी हो, आपको पता लग जाता है कि हाँ सर ये चीजें हमारे काम की है। जैसे हमारे सिलेबस में ये चीजें हैं, विशेषताएं। भाई अब वहां प्रश्न कैसे आएगा कि प्रगतिवाद की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी नहीं है, तो इसका मतलब वहां वो एक या तो छायावाद की या प्रयोगवाद की विशेषता दे देगा। तो थोड़ा सा आप बढ़िया तरीके से पढ़ें, आनंद आएगा, है ना? हाँ जी, न्यू शोध ग्रुप, ओके, रिसर्च चल रहा है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं विशेषताएं। तो प्रथम अधिवेशन प्रेमचंद ने अध्यक्षता की थी, सेकंड की रविंद्रनाथ टैगोर ने अध्यक्षता की थी, प्रथम घोषणा पत्र जो है उसका सार हंस पत्रिका में छपा था। देखिए ये विशेषताएं सेकंड ग्रेड वालों के लिए, फर्स्ट ग्रेड वालों दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मार्क्सवाद व साम्यवाद का समर्थन करता है। बिल्कुल साहब, ये मार्क्सवाद और साम्यवाद का समर्थन करता है, जैसा कि यहां नगेंद्र ने कहा प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक और पूंजीवाद का शत्रु है। इन्होंने शोषण का विरोध किया है और शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई है। बिल्कुल, शोषित कौन था? मजदूर, दलित और कृषक वर्ग, तो उसके प्रति इनके मन में सहानुभूति है और शोषण का इन्होंने विरोध किया है। धर्म और ईश्वर का विरोध, बिल्कुल धर्म और ईश्वर का इन्होंने सटीक विरोध किया है। धर्म और ईश्वर का इन्होंने सटीक विरोध किया है, क्योंकि मार्क्सवाद से प्रभावित है ना, तो धर्म और ईश्वर का विरोध करना स्वाभाविक बनता है। और ये सारे प्रश्न जो है हिंदी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, उसमें मैं ये दूंगा ये प्रश्न। तो विशेष रूप से टेस्ट सीरीज, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, आप ज्वाइन जरूर करें। और बहुत जल्द आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूं, पूरे सिलेबस की एक बहुत ही अच्छी सार रूप में किताब निकालने वाला हूं। उस पर मेरा अंतिम जो प्रोसेस चल रहा है, उसकी प्रूफ रीडिंग चल रही है, उसके बाद बहुत शानदार किताब निकालूंगा जो मार्केट में निश्चित रूप से जो स्टूडेंट देखेगा तहलका मचा देगी। ऐसी किताब है, एक एक चीज को मैंने उसमें समेटने का प्रयास किया है। ये सब चीजें आपको वहां पर भी मिलेगी। नारी व सम्मान की प्रतिष्ठा, बिल्कुल प्रगतिवाद की यह खास बात है कि यहां पर नारी को सम्मान दिलाया गया है, जो कि हर काल की बात है, रीति काल को छोड़कर। नारी व सम्मान की प्रतिष्ठा, मानव मूल्यों का पक्षधर, मानव मूल्यों का पक्षधर, बिल्कुल
ये नारी का सम्मान, प्रगतिवाद में नारी का सम्मान वाली कविताएं भी देखने को मिलती है। प्रगतिवाद मानव मूल्यों का पक्षधर है, क्योंकि वो धर्म ईश्वर का विरोध करता है। वो कहता है मानव को मूल्यों के आधार पर पहचान होनी चाहिए, धर्म के आधार पर पहचान नहीं होनी चाहिए। ये एकदम सरल वाणी में लिखता है, ऐसी बातें जो जनता की बातें हैं और जनता के ही भाषा में लिखता है। जनता की बातों को जनता की भाषा में जनता तक पहुंचाने का काम जो करता है वो प्रगतिवाद करता है। इनके काव्य में सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन है। बिल्कुल खंडन होगा ही होगा, क्योंकि हमारे हिंदी प्रगतिवादी काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि है उनका नाम है नागार्जुन। इसी नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक कबीर कहा जाता है। आधुनिक तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। आधुनिक सूरदास हरिओद को कहा जाता है ना। वैसे ही नागार्जुन को कबीर, आधुनिक कबीर कहा जाता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, है ना। तो ये इस प्रकार की जो प्रगतिवादी कविताएं हैं और सामाजिक अंधविश्वास और रूढ़ियों का खंडन करने के कारण इनको आधुनिक कबीर कहा जाता है। ठोस यथार्थ का चित्रण, बिल्कुल इनका ठोस यथार्थ का चित्रण करते हैं। पूंजीवादी वर्ग के प्रति, पूंजीवादी वर्ग के प्रति इनके मन में घृणा है। बिल्कुल ये पूंजीवाद का शत्रु है। डॉक्टर नगेंद्र कहता है कि ये पूंजीवाद का शत्रु है। पूंजीवाद का शत्रु है साहब। क्या है? पूंजीवाद का शत्रु है। कौन? प्रगतिवाद जो है वो पूंजीवाद का शत्रु है। पूंजीपतियों के प्रति इनके मन में घृणा का प्रचार है। ये पूंजीवादियों से घृणा करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सर्वहारा वर्ग को जो है सर्वहारा वर्ग की क्या करते हैं? तारीफ करते हैं या सर्वहारा वर्ग को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन पूंजीवाद के ये शत्रु कहते हैं। लेकिन इनकी खास बात है विश्व बंधुत्व की। सारा विश्व जो है मतलब मिलकर रहे, ये अच्छी भावना है। विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना, नारी के प्रति सम्मान है, मानव मूल्यों का पक्षधर है, सामाजिक अंधविश्वासों व रूढ़ियों का खंडन है, ठोस यथार्थ का चित्रण है, कला के प्रति एक नया दृष्टिकोण है। कला के प्रति क्या है? नया दृष्टिकोण है। क्या है? नया दृष्टिकोण। कला के प्रति नया दृष्टिकोण भी है। नया दृष्टिकोण, अभी बात करेंगे इस पर, है ना। इन्होंने जो अब तक जो छायावादी, जो जिस प्रकार से कला पक्ष, छायावादी काव्य में भी कला पक्ष की प्रधानता देखने को मिलती थी, वो अब यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही थी। तो ये कुछ विशेषताएं हैं किसकी? प्रगतिवादी की। लेकिन प्रगतिवादियों की इन विशेषताओं के साथ इन पर कुछ आक्षेप भी लगते हैं, अर्थात इनकी आलोचना भी होती है। और इनकी आलोचना इस कारण से होती है, तो फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं कि अगर प्रश्न आ जाए कि भाई प्रगतिवादियों का कौन सा दोष माना जाता है, तो इन्होंने कला पक्ष की अवहेलना की है। जो छायावादी काव्य में जो कला पक्ष हमें देखने को मिलता है, जो भाव पक्ष हमें देखने को मिलता है, तो उसमें से जो कला पक्ष है, उस कला पक्ष की इन्होंने क्या की है? अवहेलना की है। इन्होंने जैसा मतलब यथार्थ, जैसा इन्होंने देखा वैसा का वैसा वर्णन कर दिया, है ना। बिल्कुल भी जो एक कहते हैं ना कि कला पक्ष का ध्यान नहीं रखा, कला पक्ष की मर्यादाओं का उल्लंघन किया, तो कहीं ना कहीं कला पक्ष की अवहेलना भी इनके आक्षेप पर एक कारण है। इन पर जो आक्षेप लगते हैं उसका एक कारण है। दूसरा, आध्यात्मिकता का बहिष्कार कर देते हैं ये। भाई आप धर्म और ईश्वर से बढ़कर कर्म को मानो तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने धर्म और ईश्वर का विरोध किया है। क्या शब्द आया है? विरोध। तो आध्यात्मिकता का बहिष्कार करने के कारण भी इन पर क्या लगता है? आक्षेप। क्योंकि ईश्वर के बिना किसी कार्य की परिणति हो, ऐसा संभव इस संसार में नहीं है, इस सृष्टि में संभव नहीं है। इसके अलावा इनका सबसे बड़ा जो दोष माना जाता है या आक्षेप लगता है, वो ये लगता है कि ये निर्माण के स्थान पर उन्मूलन का संदेश देते हैं। बिल्कुल ये कहते तो हैं कि बिल्कुल हम ऐसा समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां सर्वहारा मतलब जहां सब समान हो, विश्व बंधुत्व की भावना हो, इस प्रकार की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन इनके काव्य में निर्माण के स्थान पर उन्मूलन अधिक दिखाई देता है। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, मैंने मतलब तोड़ो तोड़ो तोड़ो, फोड़ो फोड़ो फोड़ो, मार दो इसको, मार दो उसको, मार दो, है ना, सब कुछ छीन लो, पूंजीपतियों से ये छीन लो वो छीन लो। तो इनके काव्य में निर्माण के स्थान पर क्या है? उन्मूलन अधिक दिखाई देता है। नाश और निर्माण में से नाश ज्यादा दिखाई देता है, निर्माण की भावना, निर्माण का काव्य कम दिखाई देता है। तो इन कला पक्ष की अवहेलना, आध्यात्मिकता का बहिष्कार, निर्माण के स्थान पर उन्मूलन की अधिकता, ये कुछ ऐसे कारण थे जिनके कारण इन पर कुछ आक्षेप भी लगाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए इनके काव्य का उद्देश्य क्या? जैसे
छायावादी काव्य का उद्देश्य था स्वांत सुखाय। क्या था? स्वांत सुखाय। तो इनका उद्देश्य था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बिल्कुल सब सुखी रहें, सबके हित की बात करें। ठीक है, इसके अलावा जैसा दूसरा उद्देश्य अगर देखने को मिले तो इनके काव्य में, जैसे छायावादी काव्यों में व्यक्तिक भावना की प्रबलता थी, व्यक्तिक भावना की प्रबलता थी, वहीं इनके काव्य में सामाजिक भावना की प्रबलता देखने को मिलती है। वहां व्यक्तिक भावना की प्रबलता देखने को मिलती है, यहां सामाजिक भावना की प्रबलता देखने को मिलती है। तीसरा जो उद्देश्य है, प्रगतिवादियों में ठोस यथार्थ का चित्रण है, जबकि वहां क्या देखने को मिलती थी? कल्पनाशीलता देखने को मिलती है। यहां ठोस यथार्थ है, जबकि छायावादियों में कल्पनाशीलता देखने को मिलती थी। ठीक है ना? तो देखिए, मेरी क्लास को कोई फॉरवर्ड करके, मतलब स्पीड में तो शायद ही देख पाता होगा, क्योंकि पता नहीं मैं बहुत तेज बोलता हूं। कुछ तो तेज बोलने का ये भी कारण है कि ये क्लास कंप्लीट होगी ना, तो आप भी देखो यूट्यूब के साथी भी एक परिवार की तरह हैं, तो उनसे शेयर कर लेते हैं। अब जैसे ये क्लास खत्म होगी तो तुरंत फिर से नोट्स वगैरह में लगना है कि भाई रस और छंद के नोट्स तैयार करने हैं, आपके लिए वो पेपर्स तैयार करने हैं, पेपर बनाने हैं। अभी रात को फर्स्ट ग्रेड जो हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, उसका चौथा पेपर अपलोड करना है, चौथा या पांचवा पेपर अपलोड करना है आज। तो काम तो क्या है कि रात को 11 बजे तक फ्री होते हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी यह है कि आप लोगों से जुड़े रहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है। अगर एक की भी दुआ लगती है तो बहुत काम आती है, तो किसी न किसी को तो फायदा हो ही रहा है क्लास से, है ना? तो ठोस यथार्थ पर आधारित है, इसीलिए मैं कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन में हिंदी पॉइंट ऐप दिया हुआ है, हिंदी पॉइंट ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसे डाउनलोड करें। उस पर आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। फ्री टेस्ट पढ़ें, राजस्थान जीके के 17 टेस्ट फ्री पढ़ें, और इसके अलावा हिस्ट्री के फ्री टेस्ट अपलोड कर रहा हूं, और अब हिंदी की जो 51 रुपए की टेस्ट सीरीज है वो भी बहुत जल्द स्टार्ट कर दूंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में सपोर्ट करें और सहयोग करें। चलिए देखिए, अब एक बहुत अच्छे प्रश्न बता रहा हूं जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रगतिवाद का प्रवर्तक देखो, पंत और निराला दोनों को ही माना जाता है, लेकिन पंत जो है वो प्रगतिवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। नागार्जुन जो है वो प्रतिनिधि कवि है। कहते हैं कि भाई प्रगतिवाद का जो बीज है किस कविता के बाद देखने को मिलता है? तो पंत की परिवर्तन कविता में सब सर्वप्रथम प्रगतिवाद के बीज देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम प्रगतिवाद के बीज किस कविता में देखने को मिलते हैं? तो पंत की एक कविता है परिवर्तन, उस कविता में प्रगतिवाद के बीज देखने को मिलते हैं, यानी प्रगतिवाद का उदय हमें देख सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि भाई प्रगतिवाद का शंखनाद जो है वो किस कविता से माना जाता है? तो प्रगतिवाद का अगर शंखनाद पूछे तो ताजमहल, इसकी पंत की एक कविता है ताजमहल, पंत की कविता ताजमहल से, पंत की कविता ताजमहल से प्रगतिवाद का शंखनाद माना जाता है। जबकि प्रगतिवाद का बीज किस कविता में है? यह भी पंत की है, परिवर्तन। इस कविता में प्रगतिवाद के बीज देखने को मिलता है, यानी प्रगतिवाद का प्रारंभ देखने को मिल सकता है। तो प्रगतिवाद का बीज शब्द आए तो याद रखना कि परिवर्तन है, जबकि शंखनाद पूछा जाए तो ताजमहल से शंखनाद किया, ताज महल के ऊपर चढ़ा और फिर शंखनाद किया। किसने किया? पंत ने किया, प्रगतिवाद का, है ना? तो ये आपकी प्रगतिवाद की एक शुरुआती क्लास थी। कल हम जो है वो नागार्जुन और इस तरह से आगे कवियों को पढ़ेंगे। तो ये बढ़िया क्लास है, इसमें से एक आधा प्रश्न पक्का आएगा ही आएगा, तो आप इसको बढ़िया तरीके से तैयार करें और आप रेगुलर रहें। मैं अगर रेगुलर नहीं आता नुकसान नहीं होगा, पीछे वाले रिवीजन कर लें, लेकिन कल भी क्लास देने का प्रयास है। कभी कभार चूकेगी क्लास, बाकी ज़्यादा नहीं चूकने दूंगा। अब पहले ज़्यादा चूकी थी, क्लासें मिस हुई थी, अब ज़्यादा मिस नहीं होगी, आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। आप भी नियमित देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि एक समय ऐसा आ जाए कि लगभग 1000-1500 स्टूडेंट तो कम से कम मेरा वेट करते रहें, तो फिर अच्छा भी लगे कि नहीं अब तो 1001 नहीं है, अब तो हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। तो मुझे भी थोड़ी सी बाध्यता चाहिए कि मैं भी मजबूर हो जाऊं कि नहीं यूट्यूब पे जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नियमित पढ़ते रहें, मौज करें, मस्त रहें। सिलेक्शन हमारी पहली प्राथमिकता है और सिलेक्शन आपका जरूर होगा। तो डिस्क्रिप्शन में हिंदी पॉइंट ऐप डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ताकि वहां आपको हर सूचना मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।